ये गीज़ा का महान पिरामिड है। 4600 वर्षों से अधिक समय से यह मिस्र के रेगिस्तान में खड़ा है। मानव सभ्यता के अधिकांश समय के लिए यह दुनिया की सबसे ऊंची इमारत थी। ये अनंत काल तक टिकने के लिए बनाया गया था, क्योंकि इसे एक देवता के लिए घर बनाना था। ये भूकंप, क्षरण और युद्धों से बचा रहा है। अनगिनत लुटेरे, ब्रिटिश खोजकर्ता जिन्होंने डायनामाइट से रास्ता बनाया, यहाँ तक कि मिस्टर बीस्ट भी। 4500 साल पहले किसी ने इस पत्थर को यहीं रखा था। 2.3 मिलियन पत्थर के ब्लॉक्स, जिनमें से कुछ का वजन 50 मीट्रिक टन तक है, इसे अब तक की सबसे भारी मानव निर्मित वस्तुओं में से एक बनाते हैं। यह भी अविश्वसनीय सटीकता के साथ बनाया गया है। इसका आधार लगभग 7 न्यूयॉर्क सिटी ब्लॉक्स के आकार का है और लगभग पूरी तरह से समतल है। कभी भी 1 इंच से अधिक विचलित नहीं होता। चारों दिशाएं लगभग पूर्ण सटीकता के साथ मुख्य दिशाओं के अनुरूप हैं। हजारों साल पहले जब कंपास का आविष्कार भी नहीं हुआ था, आज तक कोई नहीं जान पाया है कि इसे वास्तव में कैसे बनाया गया था। महान पिरामिड को वास्तव में समझने के लिए हमने पूरे ढांचे का मॉडल तैयार किया और हम इसके निर्माण की 3 आकर्षक सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे। ये है पिरामिडों की अद्भुत इंजीनियरिंग। ये खुफू है, प्राचीन मिस्र के एक फिरौन। वह ग्रह के सबसे धनी राष्ट्र के राजा हैं और वह एक देवता है। वे हमेशा के लिए जीवित रहेंगे और उन्हें अपनी अमरता को जीने के लिए एक जगह की आवश्यकता है, एक ऐसा घर जो हमेशा बना रहे। इसे उनकी सारी संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए बेहद सुरक्षित होना चाहिए और यह अद्भुत भी दिखना चाहिए। उसके पिता स्नेफेरू, जो एक देवता भी हैं, यहाँ दफन हैं। वह फराव हैं जिन्होंने मिस्र को उसके पिरामिड बनाना सिखाया। लेकिन उसके रेखाएं बिल्कुल सही नहीं है। कुछ गलत हो गया। खुफू इससे बेहतर कर सकते हैं। वह मिस्र को और भी अधिक गौरव दिला सकते हैं। राष्ट्र अभी भी स्नेफेरू की मृत्यु का शोक मना रहा है। खुफू लोगों को सबसे अविश्वसनीय परियोजना में शामिल करके उन्हें ऊपर उठाना चाहते हैं, जो मानवता ने कभी प्रयास की है, और फिर निश्चित रूप से वे उन्हें प्यार करेंगे और बाद में उनके पिता से अधिक याद करेंगे। महान पिरामिड जैसा भव्य और महत्वाकांक्षी परियोजना केवल एक बहुत ही समृद्ध और बहुत ही संगठित राष्ट्र द्वारा ही पूरा किया जा सकता है। नील नदी के कारण मिस्र का राष्ट्र ऐसा ही है। हर साल नील नदी उफनती है और उपजाऊ मिट्टी से भूमि को उपजाऊ बनाती है। ये प्राचीन मिस्र को अतिरिक्त फसलें उगाने की क्षमता देता है, ताकि उसकी उत्पादन क्षमता अच्छी बनी रहे और एक स्थायी सेना को बनाए रख सके। सेना नियमित रूप से बाहर जाती है और मिस्र के पड़ोसियों को आतंकित करती है, उनकी संपत्ति लूटकर फिरौन के लिए घर लाती है। तो खुफू के पास कुछ बहुत ही विशेष बनाने के लिए सारी धनराशि है, लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं है। खुफू को एक ऐसे सबसे बुद्धिमान वास्तुकार की भी आवश्यकता है, जो उसके लिए एक ऐसा भवन डिजाइन कर सके जो उसे अनंत काल तक स्थापित कर दे। इस काम के लिए केवल एक ही व्यक्ति है, खुफू का सौतेला भाई हेम्यूनु। वह इस भूमिका के लिए पैदा हुआ था, एक पीढ़ी में एक बार आने वाला प्रतिभाशाली। उसके पिरामिड की डिजाइन सिर्फ उसके पिता के नक्शेकदम पर नहीं चलेगी, बल्कि हर तरह से उसे पार कर जाएगी। वह एक पिरामिड की कल्पना करता है जो पहले से बने किसी भी चीज से कहीं अधिक भव्य, जटिल और सुरक्षित होगा। वास्तुकला में एक सच्ची क्रांतिकारी छलांग। हेम्यूनु मुख्य रूप से ठोस पत्थर से एक पिरामिड बनाने की योजना बना रहे हैं। अंदर 3 दफन कक्ष होंगे, जिनमें से प्रत्येक तक एक मार्ग जाएगा। पहला भूमिगत बनाया गया है, अगर खुफू पिरामिड के निर्माण के शुरुआती चरण में ही मर जाते हैं। दूसरा एक झूठी दीवार के पीछे छिपा होगा, ताकि कोई अंदर की दौलत को लूट न सके। तीसरे और सबसे ऊंचे दफन कक्ष की ओर एक भव्य गलियारा जाता है, जिसमें आश्चर्यजनक रूप से ऊंची कोरबेल्ट छतें हैं, जिसे ग्रैंड गैलरी कहा जाता है। राजा का कक्ष अद्भुत होगा, हेम्यूनु के लिए अपनी कला दिखाने का मौका। यह प्राचीन मिस्र के मानकों के लिए बहुत बड़ा होगा। इसे पूरी तरह से गुलाबी ग्रेनाइट के विशाल पत्थरों से बनाया जाएगा, जो आसमान से दूर खदानों से लाए जाएंगे और इतनी सटीकता से जोड़े जाएंगे कि उनके बीच एक रेजर ब्लेड भी नहीं डाला जा सकेगा। ग्रेनाइट के सर्कोफेगस के अंदर खुफू को अंततः विश्राम के लिए रखा जाएगा। अंदर से पूरा होने के बाद पिरामिड को पूरी तरह से चिकनी सफेद चूना पत्थर से ढका जाएगा। ये धूप में चमकेगा और चांदनी में दमकेगा। अंत में एक सुनहरा शिखर पत्थर पिरामिडियन को शीर्ष पर रखा जाएगा। जब सब कुछ अपनी जगह पर होगा, खुफू अनंत काल के लिए तैयार होंगे। एक पिरामिड बनाने में एक साम्राज्य लग सकता है। हेम्यूनु के पास समय बर्बाद करने का समय नहीं है। पिरामिड को जितनी जल्दी हो सके बनाना चाहिए, ताकि कम से कम एक दफन कक्ष खुफू की मृत्यु से पहले तैयार हो सके। हेम्यूनु पूरे प्रोजेक्ट के लिए 20 वर्षों की समय सीमा का लक्ष्य रख रहे हैं। वह गणना करते हैं कि महान पिरामिड के लिए लगभग 25,000 निर्माताओं की आवश्यकता होगी, जो प्राचीन मिस्र की लगभग 10 लाख की जनसंख्या का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो एक बड़ा भर्ती अभियान शुरू होता है, लेकिन उन्होंने यह कैसे किया? खैर,
कोई नहीं जानता। ये बहस सैकड़ों वर्षों से चल रही है और शोधकर्ता लगातार नए पुरातात्विक साक्ष्य और अजीब इंजीनियरिंग विशेषताओं की खोज कर रहे हैं जो नई थ्योरीज को जन्म देते हैं, कभी कभी अत्याधुनिक तकनीक के साथ, कभी कभी केवल संयोग से। कुछ थ्योरीज वैज्ञानिक अनुसंधान द्वारा समर्थित हैं जिन्हें हम कवर करेंगे, और बहुत सारी संदिग्ध थ्योरीज हैं जो जंगली अटकलों पर निर्भर करती हैं जिन्हें हम नजरअंदाज करेंगे। हमने मिस्रवासियों के रहस्य के बारे में 3 वैज्ञानिक सिद्धांतों को आसान, मध्यम और कठिन के क्रम में विभाजित किया है। कल्पना कीजिए कि आपको और कुछ सहकर्मियों को एक ब्लॉक को उठाना है जो एक डबल डेकर बस जितना भारी है और उसे 130 मीटर हवा में ले जाना है। आपके बॉस आपको केवल कुछ रस्सी, कुछ लकड़ी और कुछ मलबा देते हैं। अगर आपके पास कुछ भारी है तो आपको उसे कहीं ऊंचाई पर ले जाना होगा। सबसे सरल और सीधा तरीका है कि उसे एक रैंप पर खींच कर ले जाएं। आप उसे कुछ रस्सी से बांधते हैं, जितने लोग रैंप पर फिट हो सकते हैं उनसे मदद लेते हैं और उसे मिलकर ऊपर खींचते हैं। जैसे जैसे पिरामिड बढ़ता है, रैंप को ऊंचाई बढ़ाने के लिए उठाया और बढ़ाया जाएगा। आसान, किसी जटिल उन्नत मशीनरी की आवश्यकता नहीं। अधिकांश मिस्रविदों ने पारंपरिक रूप से बाहरी रैंप सिद्धांत का समर्थन किया है। यह अभी भी इस बात की मुख्य व्याख्या बनी हुई है कि निर्माताओं ने इसे कैसे किया, और बहुत सारे पुरातात्विक प्रमाण हैं जो पुष्टि करते हैं कि प्राचीन मिस्रवासी निर्माण के लिए बड़े रैंप का उपयोग करते थे। लेकिन ऐसे रैंप के आकार और ढलान पर कोई सहमति नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक निश्चित ऊंचाई के बाद बाहरी रैंप सिद्धांत विफल होने लगता है। 2 टन के ब्लॉक को ढलान पर ले जाने के लिए आपको लगभग 12 श्रमिकों की टीम की आवश्यकता होती है, और जैसे जैसे पिरामिड बढ़ने लगता है आपकी रैंप या तो अधिक खड़ी या लंबी होनी चाहिए ताकि शीर्ष तक पहुंच सके। आप उस ढलान को जितना हो सके उतना कोमल रखना चाहेंगे, अन्यथा काम बहुत कठिन हो जाएगा और श्रमिक जल्दी थक जाएंगे। श्रमिकों के अवशेष बताते हैं कि अधिकांश की सेहत ठीक थी लेकिन बहुत अच्छी नहीं थी। ये साधारण लोग थे, सुपर एलीट एथलीट नहीं। बहुत से लोग 40 साल से पहले ही मर गए क्योंकि काम बेहद कठिन था। इंजीनियरों ने गणना की कि औसत श्रमिकों के लिए 8% सबसे अधिक ढलान है जिसे वे पूरा कर सकते हैं। परिणाम स्वरूप रैंप को लंबा बनाना होगा। पिरामिड की पूरी 147 मीटर ऊंचाई तक एक पर्याप्त ढलान के साथ रैंप बनाने के लिए यह रैंप बहुत बहुत लंबा होना चाहिए, जैसे 1 किलोमीटर से भी अधिक। इसमें कुछ मिलियन टन सामग्री की आवश्यकता होगी जो पूरे पिरामिड के 3 गुना तक हो सकती है। ऐसी विशाल रैंप के अवशेष नहीं मिले हैं और इसे बनाने में हजारों श्रमिकों को दशकों लगेंगे, दशकों जो खुफू के पास नहीं है। रैंप को छोटा रखने का एक तरीका है, आप एक कॉर्कस्क्रू रैंप बना सकते हैं जो किनारों के चारों ओर घूमता है, जैसे पहाड़ पर चढ़ती हुई सड़क। हर बार जब पिरामिड बढ़ता है, रैंप भी उसके साथ बढ़ता है और अंततः पिरामिड का ही हिस्सा बन जाता है। यह जगह और सामग्री बचाने का एक बहुत ही चतुर तरीका होगा और यह समझा सकता है कि हमें रैंप के कोई अवशेष क्यों नहीं मिले हैं। लेकिन यह एक पूरी नई समस्याओं का सेट लेकर आता है। पिरामिड के त्रिकोणीय चेहरे को नीचे से ऊपर तक सटीक रूप से 101.9 डिग्री पर बनाए रखना होता है। सर्वेयरों को लगातार किनारों को मापना पड़ता है ताकि कोई विचलन न हो। यदि आप नीचे कुछ सेंटीमीटर से भी चूक जाते हैं तो ऊपर कई मीटर की चूक हो सकती है। चूंकि सर्पिल रैंप आपकी दृष्टि को अवरुद्ध करता है, यह सुनिश्चित करना लगभग असंभव है कि पिरामिड की सभी रेखाएं वास्तव में सीधी हैं, जिससे अंत में एक टेढ़ा पिरामिड बन सकता है। और जैसा कि हम जानते हैं, महान पिरामिड वास्तव में टेढ़ा नहीं है। ये हमें सिद्धांत नंबर 2 की ओर ले जाता है। यह 1990 के दशक के अंत की बात है। एक फ्रांसीसी इंजीनियर हेनरी बॉडोइन पिरामिडों के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री देख रहे हैं। ये डॉक्यूमेंट्री बाहरी रैंप सिद्धांत के साथ पिरामिड निर्माण की व्याख्या करती है, लेकिन हेनरी संदेह में है। उनके इंजीनियरिंग दिमाग में ये बस समझ में नहीं आता। वह अपने आर्किटेक्ट बेटे जीन पियरे बॉडोइन को फोन करते हैं और उसकी राय पूछते हैं। जीन पियरे उत्सुक हैं। प्राचीन मिस्र के बारे में ज्यादा जानकारी न होने के बावजूद या पिरामिड का दौरा किए बिना वो सोचने लगते हैं कि ब्लॉकों को उठाने के अन्य तरीके क्या हो सकते हैं। वह वर्षों तक इस पर जुनूनी रूप से काम करते हैं जब तक कि वह इसे मिस्रविदों के साथ साझा करने के लिए तैयार नहीं हो जाते। उनमें से अधिकांश उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। वह अब अंदाज करते हैं। वह बाहरी व्यक्ति है और यह क्षेत्र गेट कीपिंग के लिए कुख्यात है। फ्रेंच आदमी जो कुछ नहीं जानता क्योंकि कोई सबूत नहीं है। लेकिन उनकी थ्योरी ने तब से ध्यान आकर्षित किया है क्योंकि ऑडिन ने खुद को एमियूनू की जगह पर रखकर हर अंतिम विवरण पर विचार किया है। उनकी थ्योरी यह भी समझा सकती है कि सबसे भारी ग्रेनाइट बीमों को बिना 600 श्रमिकों द्वारा खींचे कैसे ले जाया जा सकता था। यहाँ एक संक्षिप्त संस्करण है। एमियूनू पिरामिड के पहले भाग के लिए लगभग 60 मीटर तक एक बाहरी रैंप का उपयोग करता है, लेकिन वह सिर्फ मलबे से बना एक साधारण रैंप नहीं बनाता। नहीं, उसका रैंप चूना पत्थर से बना है, वही चूना पत्थर के ब्लॉक जो बाद में पिरामिड की ऊपरी परतों का हिस्सा बनेंगे। यही कारण है कि हमें पिरामिड के आसपास किसी रैंप के अवशेष नहीं मिले हैं, वे हमारे सामने ही हैं। पिरामिड के सबसे चौड़े निचले स्तरों को बनाने के लिए छोटी बाहरी रैंप का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग राजा के कक्ष के भारी ग्रेनाइट बीमों को खींचने के लिए भी किया जाता है।
जाता है, लेकिन एक छोटे से स्थान में 50 टन के ब्लॉक को खींचने के लिए सैकड़ों श्रमिकों का होना तार्किक रूप से चुनौतीपूर्ण है। इसलिए ऑर्डिन का मानना है कि एमयूनू ने लंबे 26 मीटर के गलियारे ग्रैंड गैलरी का एक कुशल प्रतिकूल भार प्रणाली के रूप में उपयोग किया। ये बाहरी रैंप के विपरीत बनाया गया होगा और इसका आकार और ढलान काउंटरवेट्स के साथ उपयोग किया जाता, जो श्रमिकों को ग्रेनाइट को किंग्स चैम्बर तक ले जाने में मदद करते। ग्रैंड गैलरी ग्रेट पिरामिड में एक अजीब जगह है। इसमें ऐसे विवरण हैं जिन्होंने पुरातत्वविदों को लंबे समय तक उलझन में डाला, जैसे कि यह इतना ऊंचा क्यों है, इतना संकरा क्यों है और इसके अंदर पत्थर की बेंचें क्यों हैं। और इनका मानना है कि ग्रैंड गैलरी असंभव रूप से भारी पत्थरों को रेल रोड ट्रैक की तरह काम करके स्थानांतरित करने में मदद करती है। पत्थर की बेंचें वास्तव में लकड़ी के रोलर्स पर गाड़ियों के लिए रेल है। याद रखें, कोई पहिए नहीं। मूल रूप से बाहरी रैंप के नीचे एक बड़ा ग्रेनाइट ब्लॉक एक ट्रॉली कार से जुड़ा होता था, जो ग्रैंड गैलरी के शीर्ष पर भारी ब्लॉकों से लदी होती थी। जब ट्रॉली कारें ग्रैंड गैलरी से नीचे लुढ़कती थीं, तो भारी ग्रेनाइट ब्लॉक रैंप पर ऊपर खींचा जाता था। ग्रैंड गैलरी में कुछ भारी चीज के बार बार टकराने के निशान भी हैं, इसलिए यह इस अनोखे गलियारे के उपयोग का एक संभावित स्पष्टीकरण है। एक बार भारी ग्रेनाइट बीम अपनी जगह पर आ जाएं, तो बाहरी रैंप का उद्देश्य पूरा हो जाता है। अब पिरामिड इतना ऊंचा हो गया है कि यह व्यावहारिक नहीं है, इसलिए निर्माता चीजों को बदल देते हैं। वे बाहरी रैंप को तोड़ देते हैं और इसके ब्लॉकों का उपयोग करके पिरामिड के बाकी हिस्से को अंदर से बाहर की ओर बनाना शुरू करते हैं, एक आंतरिक रैंप के साथ, जैसे पार्किंग गैरेज के अंदर ऊपर की ओर घुमावदार ड्राइववे। यह दूसरी रैंप नीचे से ऊपर की ओर बनाई गई होगी, लगभग 7% की ढलान के साथ। यह सीधे ऊपर जाएगी जब तक कि यह पिरामिड के एक किनारे से नहीं टकराती, जहां यह एक तीखा बायां मोड़ लेगी और उसी ढलान पर दूसरे किनारे पर ऊपर चढ़ेगी। रैंप पिरामिड के ऊपर जिगजैग करते हुए जारी रहती है और जैसे जैसे पिरामिड संकरा होता जाता है, रैंप की उड़ानें छोटी होती जाती हैं। नीचे से ऊपर तक आंतरिक रैंप 1 किलोमीटर से अधिक लंबा है। भारी ब्लॉकों को एक ढलान पर ऊपर ले जाना संभव है, खासकर अगर आप चिकनी चूना पत्थर पर स्लेज का उपयोग कर रहे हैं। लेकिन हर बार जब रैंप एक कोने पर मुड़ता है, तो श्रमिकों के पास भारी पत्थरों को घुमाने का अत्यधिक कठिन कार्य होता है। और इनका अनुमान है कि रैंप की चौड़ाई 3 मीटर से कम होनी चाहिए और श्रमिकों को ब्लॉक को घुमाने के लिए कहीं खड़ा होना पड़ता। इसलिए वह प्रस्तावित करते हैं कि रैंप की प्रत्येक उड़ान के अंत में श्रमिकों के लिए ब्लॉक को घुमाने के लिए एक बड़ा स्थान खुला छोड़ा गया होगा, संभवतः लकड़ी के लीवर या क्रेन की मदद से। खाली स्थान श्रमिकों के लिए सांस लेने के लिए भी एक अच्छा स्थान होगा। वास्तव में इन स्थानों में से एक का प्रमाण है, एक पहले से अनजाना निशान है, जो ऑर्डिन की भविष्यवाणियों के अनुरूप है कि ये स्थान कैसे दिखेंगे। पिरामिड के लगभग 83 मीटर ऊपर ऑर्डिन के ग्रैंड गैलरी और आंतरिक रैंप के बारे में सिद्धांत पिरामिड की 2 सबसे बड़ी पहेलियों के लिए व्यावहारिक समाधान प्रस्तुत करते हैं। 2 टन के ब्लॉकों को इतनी ऊंचाई तक कैसे उठाया गया और 50 टन के बीम को कैसे स्थानांतरित किया गया बिना सैकड़ों श्रमिकों के लिए जगह के। लेकिन अगर वह सही है, तो रैंप का डिजाइन अत्यधिक जटिल होता। इसका मार्ग इस तरह से डिजाइन किया जाना चाहिए कि यह पिरामिड के भीतर किसी भी मार्ग या कक्ष से न टकराए। उनके सिद्धांत के आलोचक या तो इस बात से असहमत हैं कि इसका निर्माण पुरातात्विक साक्ष्यों द्वारा समर्थित है, या आंतरिक रैंप को अत्यधिक जटिल मानते हैं। कई लोग सुझाव देते हैं कि बाहरी रैंप का सिद्धांत अधिक संभावित है, क्योंकि यह सरल है, लेकिन प्राचीन मिस्र की कारीगरी कई पहलुओं में असाधारण रूप से उच्च स्तर की सटीकता प्रदर्शित करती है। क्यों न इस क्षमता को एक अत्यधिक जटिल रैंप डिजाइन पर भी लागू किया जाए, और क्यों न इस बात पर विचार किया जाए कि उन्होंने पिरामिड कैसे बनाए। इसके लिए एक और भी जटिल सिद्धांत हो सकता है। 2024 में कई समाचार पत्रों ने घोषणा की कि पिरामिडों का रहस्य अंततः सुलझ गया है। नए पुरातात्विक साक्ष्यों के कारण ऐसा लगता है कि नील नदी पिरामिडों के निर्माण के रहस्य की कुंजी हो सकती है। आजकल गीजा पठार सहारा रेगिस्तान की एक शुष्क पट्टी में स्थित है, नील नदी के हरे भरे किनारों से किलोमीटर दूर। लेकिन जब पिरामिड बनाए गए थे, उस समय का परिदृश्य बहुत अलग दिख सकता था। एक 2024 के अध्ययन ने रडार उपग्रह इमेजरी को गहरी मिट्टी के कोरिंग तकनीकों के साथ जोड़ा। इस तरह इसने नील की एक लंबे समय से खोई हुई शाखा की पहचान की, जो अधिकांश पिरामिडों के साथ बहती थी। पिरामिड बनाने वालों ने शायद इस शाखा का उपयोग भारी पत्थरों को सीधे पिरामिड के आधार तक ले जाने के लिए किया होगा, बजाय इसके कि उन्हें दूर के खदानों से खींच कर लाया जाए। ये अधिक संभावना है कि निर्माताओं ने ब्लॉकों को क्षैतिज रूप से ले जाने के लिए नाइल्स का उपयोग किया, लेकिन ऊर्ध्वाधर रूप से क्या? 2024 की एक और सहकर्मी समीक्षित अध्ययन एक दिलचस्प सिद्धांत प्रस्तुत करता है। यह एक क्रांतिकारी और विवादास्पद विचार प्रस्तावित करता है। प्राचीन मिस्रवासियों ने भारी पत्थरों को उठाने के लिए हाइड्रोलिक शक्ति का उपयोग किया हो सकता है। दूसरे शब्दों में, एक जल चालित लिफ्ट। ऐसी लिफ्ट का विचार नया नहीं है, लेकिन लंबे समय तक मान्यता प्राप्त मिस्रविदों ने ऐसी थ्योरी को हाशिए पर और अवैज्ञानिक माना। केवल पिरामिडियनों द्वारा बनाई गई अटकलें। वे सुनने में अच्छे लग सकते हैं, लेकिन उन्हें वास्तव में समर्थन देने के लिए कोई सबूत नहीं था। शायद अब तक शोधकर्ताओं, जिनमें जल विज्ञानी, यांत्रिक इंजीनियर और भूगोलवेत्ता शामिल हैं, ने सबूत पाया कि सबसे पहली मिस्र की पिरामिड एक तैरते हुए लकड़ी के लिफ्ट का उपयोग करके बनाई जा सकती थी, जो भारी पत्थरों को कम मानव श्रम के साथ उठा सकती थी। पानी की लिफ्ट कुछ इस तरह काम करती। वर्षा और बाढ़ का पानी पास के एक संरचना में इकट्ठा किया जाता, जो एक बांध के रूप में कार्य करता।
भूमिगत नालियों की एक प्रणाली उस पानी को एक शाफ्ट में ले जाती है जो पिरामिड के नीचे से होकर उसके केंद्रीय अक्ष के माध्यम से ऊपर की ओर जाती है, कुछ हद तक ज्वालामुखी की तरह। यह आंतरिक शाफ्ट वह जगह है जहां सभी ऊपर की ओर गति उत्पन्न होती है। शाफ्ट के भीतर पानी की सतह पर तैरता हुआ एक भारी लकड़ी का प्लेटफॉर्म है जिसे श्रमिक जमीन के स्तर से भारी पत्थरों से लोड करते थे। फिर वे शाफ्ट के नीचे के पास वाल्व खोलते और बंद करते थे जो पानी को अंदर लाते या बाहर निकालते थे। इस तरह से पानी के स्तर को नियंत्रित करके लकड़ी के प्लेटफॉर्म को एक लिफ्ट की तरह ऊपर और नीचे किया जाता था। वे प्लेटफॉर्म को कम से कम 17 मीटर की ऊंचाई तक उठा सकते थे। फिर श्रमिक पत्थरों को उतारते और पिरामिड का निर्माण अंदर से बाहर की ओर करते। अध्ययन के प्रमुख लेखक का दावा है कि उनके सिद्धांत यह भी समझाने में मदद कर सकते हैं कि बाद के पिरामिड ग्रेट पिरामिड जितने बड़े क्यों नहीं हैं। जैसे जैसे समय के साथ क्षेत्र का जलवायु सूख गया, निर्माताओं के लिए हाइड्रोलिक लिफ्ट प्रणाली के लिए पर्याप्त पानी इकट्ठा करना संभव नहीं था। उन्हें भारी पत्थरों को उठाने के लिए मानव शक्ति पर निर्भर रहना पड़ता। तो क्या यह सिद्धांत सही है? विशेषज्ञ ज्यादातर संदेहास्पद हैं। जाही हवास, जो मिस्र विद्या के एक प्रमुख व्यक्ति हैं, कहते हैं कि यह सिद्धांत पूरी तरह से गलत है। अध्ययन में वर्णित पिरामिड न केवल खुफू के महान पिरामिड से छोटा है बल्कि संरचनात्मक रूप से भिन्न है और इसे कहीं हल्के पत्थरों से बनाया गया था। इसलिए यदि खुफू का पिरामिड किसी प्रकार के जल लिफ्ट से बनाया गया होता तो उसे बड़ा और शायद अधिक जटिल होना पड़ता। अब तक ग्रेट पिरामिड में ऐसा कोई तुलनीय शाफ्ट झात नहीं है। हालांकि प्राचीन मिस्र की पुरातात्विक खुदाई में हर जगह रैंप पाए जाते हैं। इसलिए सबसे आम सिद्धांत किसी न किसी प्रकार के रैंप को प्रमुख निर्माण मॉडल के रूप में प्रस्तुत करते रहते हैं। इस पहेली के टुकड़ों को हल करने के लिए अन्य संभावित वैज्ञानिक सिद्धांत भी हैं। एक विशेषज्ञ जिनसे हमने बात की सुझाव देते हैं कि निर्माण समय को कम करने के लिए सभी दिशाओं से कई छोटे रैंप बनाए जाएं, लेकिन आज तक इस बात के लिए कोई आम तौर पर स्वीकार्य सिद्धांत नहीं है कि उन्होंने यह कैसे किया। किसी भी स्थिति में इस रहस्य को अंततः हल करने के बारे में आने वाले सभी दावों से सावधान रहना अच्छा है। हर कोई इसे निश्चित रूप से समझना चाहता है। महान पिरामिड 7 प्राचीन आश्चर्यों में से आखिरी है जो हमारे पास बचा है। यह इतना पुराना है कि क्लियोपेट्रा भी इसे प्राचीन मानती थी, लेकिन भले ही ये हजारों सालों से मौजूद है, ये वास्तव में बहुत अजीब है कि हमें पिरामिडों के लिए कोई ब्लूप्रिंट नहीं मिला है। प्राचीन मिस्रवासी दस्तावेजों के प्रति अत्यधिक जुनूनी थे। हमारे पास उनके कर रिकॉर्ड, उनके प्रेम कविताएं, उनके गधे के चारे की खरीद के रसीदें 4000 साल पहले की हैं, लेकिन पिरामिडों की योजनाओं वाले पपीरस कभी नहीं मिले। चाहे योजनाएं खो गई हों, छिपाई गई हों या जानबूझकर नष्ट की गई हों, हम नहीं जानते। लेकिन जो हम जानते हैं और जिसे विज्ञान शायद पुष्टि करने के कगार पर है, वह पहले से ही बहुत अद्भुत है। 2017 में वैज्ञानिकों ने अत्याधुनिक कण भौतिकी का उपयोग करके ग्रेट पिरामिड में एक रहस्यमय खाली स्थान की खोज की। शोधकर्ता अभी तक इन स्थानों तक नहीं पहुंच पाए हैं। कुछ पुरातत्वविदों का मानना है कि बड़ा खाली स्थान इतना रहस्यमय नहीं है कि यह शायद सिर्फ संरचनात्मक है, जिसे आंतरिक कक्षों के गिरने से बचाने के लिए तनाव मुक्ति स्थान के रूप में बनाया गया था। कुछ का मानना है कि इसने हुडिन के ग्रैंड गैलरी काउंटरवेट सिस्टम के सिद्धांत को परिष्कृत करने में मदद की। अन्य लोग, जिनमें मिस्र के शीर्ष पुरातत्वविद जाही हवास शामिल हैं, सुझाव देते हैं कि यह खाली स्थान खुफू का असली दफन कक्ष हो सकता है, क्योंकि यह पिरामिडों का दूसरा बड़ा अनसुलझा रहस्य है। खुफू की मम्मी और उनके सभी खजाने कभी नहीं मिले हैं। चाहे इसका जो भी उद्देश्य हो, बड़ा खाली स्थान यह दर्शाता है कि महान पिरामिड को पूरी तरह से समझने के लिए और अधिक जांच की आवश्यकता है।